Welcome to Unacademy. A very good evening to all of you. I hope you all are doing fine. और फिर से एक बार आज नई क्लास के साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑफलाइन। जैसे कि आप जानते हैं अनअकैडमी ने एक नया स्टेप उठाया है जहां पे हम लोग प्लस क्लासेस के स्टूडेंट्स और जो हमारे पास स्पेशल क्लासेस बच्चे देखते हैं, अगर उनको कोई डाउट है तो वो हमारे पास आ सकते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी कम्युनिटीज़ में या अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर भी कर सकते हैं। आज बेसिकली जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ फ्रॉम अगेन करंट अफेयर और 2021 फॉर इंडियन सोसाइटी एंड फॉर हिस्ट्री इज वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरीबडी। बेसिकली कुछ चेंज रिफॉर्म बहुत टाइम से बात की जा रही थी कि हिस्ट्री के अंदर रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, या ऐसा लग रहा था कि हम बहुत स्टैटिक हो चुके हैं। जो लिखा गया है दैट इज़ अ फाइनल डेस्टिनेशन, अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे याद है कि 2020 यानी कि 2019 एंड 2020 कोविड-19 के बीच की बात थी और उस समय एक बात की गई थी कि क्या इंडिया के हिस्ट्री के पार्ट को थोड़ा बहुत एटलीस्ट रिफॉर्म किया जा सकता है, और वो भी कब? दो चीज़ों के तरीके से चेंज की जा सकती है। द फर्स्ट वाज लाइक डू वी नीड टू पुट सम फोकस टुवर्ड द ट्राइबल अपराइजिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू ब्रिंग सम विमेन एम्पावरमेंट into history. The reason is like if we are like working towards the women empowerment, women-led development, let people understand their historical background as well, which was a great part. And apart from that, then we decided that let's put some topic there. As we have a topic in class 9th NCERT that did women's have a revolution, in which it deal with the French Revolution. So same we want in India as well. That of course there are like a brave soldier, brave Rani Lakshmi Bai, and then उषा मेहता, सो लॉट ऑफ नेम आर देयर। सो हमने चाहा कि उनका भी एटलीस्ट एक जिक्र हो जाए, बिकॉज लाइक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज नॉट ओनली अबाउट गांधी, पीटी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इट वाज मोर देन दैट। देन इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो वी हेडेड सम ट्राइबल अपराइजिंग एंड सम वुमेन एम्पावरमेंट। समय के साथ, क्योंकि आपको याद होगा क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड social change. What is social change? Basically change which comes gradually, not you can say it's a revolution, it comes with gradually with a different thought. Maybe my thought vary from society to society and person to person. In every society you will find 3 types of ideology, either liberal, radical or conservative. 3 टाइप के लोग आपको समाज के अंदर मिलेंगे। ये बहुत ही लिबरल्स होते हैं, ये फील लाइक कि सर सब चीज फ्री होनी चाहिए। एज फार एज द क्लास 9th NCERT इज कंसर्न, देयर इज अ कोट दैट एज लिबरल्स आर नॉट डेमोक्रेट, वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लिबरल दे बिलीव दैट कि वोट शुड बी लाइक देयर शुड बी नो एडल्ट फ्रेंचाइज। लाइक हम लोग कहते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद वोट दे देना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं, एटलीस्ट वोट उनको देना चाहिए जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हो। एज फार एज द रेडिकल क्लास इज कंसर्न, दे बिलीव दैट राइट टू वोट सबको देना चाहिए, मैन को, वुमेन को, एंड कंजर्वेटिव ऑलवेज प्रिजर्व योर पास्ट। इन 2019 एंड 2020 एक डिस्कशन हुआ, इट वाज डिस्कशन विद द हिस्टोरियन, एंड फाइनली इस मंथ में एक वो चीज चेंज हो गई माशाल्लाह, और बहुत अच्छा भी हुआ। बिकॉज मैं भी बहुत चाहता था कि ये सारी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NCERT इज एथेंटिक बोर्ड, आप सब जानते हैं, उसमें हमने ऐड किया कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है इंटायरली यूरोप के अंदर, अगर सबसे ज़्यादा कोई रिवोल्ट को पढ़ाया गया है आज तक, जिसके बारे में सबने बात की है, वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। इट इज क्लियरली मेंशन इन योर बुक ऑफ योर स्पेक्ट्रम, इधर इट इज कार्ल मार्क्स, RC मजुमदार, उसके बाद VD सावरकर, उसके बाद गांधी जी। ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात नहीं की। एंड वी बिलीव दैट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से टिल अभी तक 2021 सेंचुरी तक यही बात थी। 2019 अमित शाह
और 2020 के बीच की बात है। अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि पीछे पड़ा हूं तो इसलिए आपको थोड़ा सा लिंक करवा रहा हूं। आपको याद होगा एक न्यूज चली थी कि थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा। लेट पाइका रेबिलियन टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये फाइनल हो गया और शायद मे बी आप जो 2021 और 2022 के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मे बी बुक के अंदर थोड़ी देर के बाद पब्लिश हो, क्योंकि इतने जल्दी बुक्स पब्लिश नहीं करती। पाइका रेबिलियन अब आपको पढ़ना पड़ेगा और क्लास 8 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 था द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एक पूरा चैप्टर ऐड किया जाएगा। दैट चैप्टर विल बी अ पाइका रेबिलियन ऑफ 1817। तो बुक चेंज हो जाएगी माशाल्लाह। मैं भी चाहता था कि काफी टाइम से बुक चेंज नहीं है, थोड़ा सा रिफॉर्म होगा। आज उसी के बारे में बात करेंगे, आखिर ये रेबिलियन क्यों, कैसे, कब हुआ, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ, और क्या ये 1857 के बराबर का है। क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट जो था बेसिकली उसमें हम लोगों को एक और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि एज फार एज द स्पेक्ट्रम इज कंसर्न, देयर इज अ बुक कॉल्ड कृष्णा रेड्डी बुक। अब जिसको भी पढ़ेंगे वो ये कहते हैं कि भले ही ये बहुत बड़ा रिवोल्ट था लेकिन इसमें यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं की। पाइका रेबिलियन को अगर पढ़ते हैं तो क्या ऐसी चीज आपको दिखती है, क्या हम लोग बच्चों को ये बता सकते हैं और क्या इससे बच्चा सीखेगा, आज उसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रेट हॉल यूपीएससी सीएसई 2022-2023। बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव है और होपफुली आप लोगों को क्लासेस जो ऑलरेडी आपने देखी होंगी उसी में आज हम लोग बात करेंगे। पाइका रेबिलियंस टू बी इंक्लूडेड एज अ केस स्टडी इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। ग्रेट। आप शायद में भी काफी समय के बाद ये 2019 से लेकर 2021 में चेंज हुआ और मुझे पहले भी पता था और मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट से कहा भी था कि बहुत जल्दी रिफॉर्म देखेंगे आप। और आप डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो मेंस इन पर्सपेक्टिव से और प्री के पर्सपेक्टिव से अगर सवाल नहीं निकलेगा तो फिर कहां से निकलेगा। अब यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है कि टेक्स्ट बुक कब छपेगी, पब्लिश कब होगा, आपको बहुत जल्दी से इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पे है बात कि आखिर ये पाइका रेबिलियन था क्या। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म with Unacademy. You can go through by the iconic subscription. You will get a personal guidance, study material, study plan, and the most important study material, when authentic one. और यहाँ पे जो टीचर्स आपको मिलते हैं वो आपको यही दिखाते हैं कि one must be able to draw a line of demarcation, what to study and what not to study. Here you can use my code Suhail10 to get a 10% of instant discount, and you will get my classes on Unacademy Learning app, special classes and as well as plus classes. Those who want to take a subscription for option, they just need to pay 24,750 for 1 year. And do join us on the Great Hall UPSC CSE Telegram channel to get an update regarding my classes. और भी बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनकी क्लासेस भी आप देखा करें। पाइका रेबिलियन, क्योंकि अब ये वर्ड जरा समझिएगा। क्लास 8 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है दैट इज द रेबिलियन ऑफ 1857। सो उसी के नाम से हमने ये भी रख दिया कि लेट्स पाइका रेबिलियन इंक्लूडेड एज अ केस स्टडी इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। क्लास 8 एनसीईआरटी में आपको माशाल्लाह देखने को मिलेगा। हम पहले पढ़ लेते हैं, बुक बाद में पब्लिश हो जाएगी। द 1817 वाज अ पीरियड when the revolt of 1817 started. It was started against the East India Company. Why it started? How it started? अब ये कुछ सवाल हैं जो आपको हमेशा अपने आप से पूछने पड़ेंगे। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री को पढ़ने का एक सिंपल तरीका ये है कि भाई सिंपलेस्ट मीनिंग में ना एक चीज किया करें आप लोग। Why 1870? Why पाइका रेबिलियन? Why in उड़ीसा? अब तो उड़ीसा के नाम से उड़ीसा would be included as a case study in the class 8 NCERT history textbook informed by the Union Cultural Minister. अब प्री का क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके अंडर आता है। ये आता है यूनियन कल्चरल मिनिस्टर के अंदर, याद रखिएगा। ये कल्चरली रिपोर्ट दी जाती है और हमारा जितना भी आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव है बेटा वो इन्हीं के अंडर आता है। जब तक ये रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात है। अब सवाल ये बनता है कि सर क्या ज़रूरत पड़ गई थी गवर्नमेंट को, इतना क्या खास है इस रिवॉल्ट में, यानी कि ज़रूरी है कि 8th क्लास से ही बच्चे को ये पता हो। आई थिंक 8th क्लास में इसलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि आप लोगों ने एक पढ़ा होगा ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ फेलियर। हार गए थे हम लोग।
और बच्चे के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि हम क्यों हार रहे थे। प्लस दूसरी चीज मुझे जहां तक लगती है कि क्यों हमने इसको ऐड किया, बड़ी अच्छी एक चीज इसके पीछे, ये वो लोग थे बेटा जो बहुत ही स्मॉल सोसाइटी से आते थे, दिल खोल के इन्होंने लड़ा है। ये थे वो लोग जिनको हम वॉरियर्स कहते हैं, क्षत्रियास, डिफेंडर। ये राजा के यहां पे काम किया करते थे और राजा ने एक छोटा सा एक राजा किंगडम होती थी, वो जगह का नाम ही है तो इसीलिए ये दिया गया है। इस जगह इनका सारा कुछ होता था और उड़ीसा के किंगडम के अंदर ये छोटा मोटा काम करते थे और आर्मी थी, छोटे मोटे लोग मिलके। लेकिन किंग बहुत खुश था इनसे और किंग ने कहा था कि ये वाला एरिया ना मैं आपको दे देता हूं। अचानक ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, आपको याद होगा कि 1817 के अंदर काफी सारी टेरिटरी वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर कर ही ली थी। अचानक से 1817 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा कि जो पाइका के पास जमीन है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये राजा ने हमें गिफ्ट दिया है, इट्स अ सिस्टम ऑफ कॉल्ड लैंड ग्रांट सिस्टम, और लैंड ग्रांट सिस्टम पे टैक्स नहीं लगता है। तो फिर सवाल वही बना। कार्ल मार्क्स की वो बात मुझे बार बार कहीं याद आती है तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि एक स्कॉलर को पढ़ते हैं ना तो बहुत, उसने कहा था ना कि व्हेनेवर यू ओपन द हिस्ट्री बुक यू विल फाइंड क्लास स्ट्रगल एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स रिवॉल्ट ही हुए हैं, ये भी एक टैक्स रिवॉल्ट ही है। फ्रांस के अंदर भी जो हुआ टैक्स रिवॉल्ट, इटली के अंदर टैक्स रिवॉल्ट, जर्मनी के अंदर टैक्स रिवॉल्ट, तो पूरी दुनिया में यही चल रहा है, इवन आज भी वही है। अब आप देखिएगा हु वेयर द पाइकास, मैं कह रहा हूं ना कि व्हेन, वेयर, हाउ, एंड ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो बड़ा इजी समझ में आ जाएगा, और एक बार पढ़ेंगे तो अब आपको मैगजीन भी खरीदने की जरूरत नहीं है। द पाइकास ऑफ उड़ीसा वेयर द ट्रेडिशनल लैंडेड, ट्रेडिशनल यानी कि पुराने थे, ऐसा नहीं है कि उसी दिन आए जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए। दे वर द रेवोल्यूशनरीज। अब जब मैं वर्ड रेवोल्यूशनरी यूज करता हूं हिस्ट्री के अंदर तो ब्रिटिश वाले कहते हैं ये वो लोग थे जिन लोगों को हम मानते हैं कि ये टेररिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश डिक्शनरी ये लोग मिलिटेंट थे। मिलिटेंट इसलिए थे क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करते थे। बट हम लोगों के लिए जब हम आजाद हो गए 1947 के बाद तो ये हमारे लिए फ्रीडम फाइटर बन गए। ये उल्टा चल रहा है। तो इनकी, क्योंकि ये मिलिट्री के अंडर आते थे, क्योंकि उस समय ये सारी चीजें खुद करते थे, एंड एंजॉयड द रेंट फ्री, क्योंकि पूरा सारा कुछ अगर आप देखेंगे तो ये फ्रीली उनको प्रोवाइड करते थे, राजा की प्रोटेक्शन करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अगर इन लोगों को हमने खत्म नहीं किया तो ये किंगडम तो हमारे अंडर आएगा नहीं। सो दे स्टार्टेड लाइक एंजॉय द रेंट फ्री लैंड। और रीजन यही था क्योंकि राजा की रक्षा करना, मिलिट्री सर्विस एंड पुलिसिंग फंक्शन एज एन हेरिडिटरी बेसिक, मेरा बच्चा। फिर उसके बाद यहां पे भी प्री का क्वेश्चन बच्चे बनेगा कि पाइका रेबेलियन के अंडर जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, जो रेंट दिया जाता था और ये लैंड ग्रांट दी जाती थी, वो हेरिडिटरी बेसिक थी, मेरा बच्चा फिर उसके बाद जो आएगा वो कंट्रोल करेगा। While for ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बिकॉज ऑलरेडी आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 पॉलिसी तो इंप्लीमेंट कर ही दी थी। वन पॉलिसी वाज ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सेकंड वाज ए सब्सिडरी अलायंस। उसमें तो ये क्लियर कह दिया था कि भाई ना तो जमीन आपकी होगी और ये लोग तो ऐसे भी एंजॉय नहीं कर सकते, ये जमीन इनको राजा ने दी है, इनके ऊपर टैक्स लगेगा। और इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी आप एक मिलिट्री के बंदे हो, ऑलरेडी आप पुलिस वगैरह का काम कर रहे हो, तो आप तो वैसे भी नहीं मानोगे ना, आप तो इनकी हालत बुरी करने वाले हो। और यहां से शुरू होता है रेबेलियन। अब रेबेलियन देखिए किस किस के बीच में है। रेबेलियन नहीं है किंगडम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, इट इज पाइका वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। लैंड ग्रांट सिस्टम, रेंट नहीं देंगे। मुझे अभी याद आता है अमेरिकन रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन, उन्होंने कहा था ना कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू पे अ सिंगल पेनी टुवर्ड्स ए ब्रिटिशर्स। तो पाइका रेबेलियन के अंदर भी ये क्लियर हो गया। बेटा 2 मार्क्स याद रखना, ये डेट और टाइम याद रखना, सुहेल तुर्की ने आपको कहा। इसमें से अभी अगर 2 मार्क्स नहीं है फिर कहां से आएंगे, क्योंकि ये कोर पार्ट बन गया अब, क्योंकि हम पहले ये नहीं पढ़ाते थे। अभी देखिए 2020 के जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तब तो था ही नहीं, अब ये ऐड कर दिया गया है। तो आप वो डायरेक्टली जो 1857 पे जंप करते थे आप नहीं कर सकते, आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। बड़ा अच्छा हुआ ये। और अब तो ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप यहां से मेंस का क्वेश्चन और प्री का क्वेश्चन तो वैसे भी निकल आएगा। ये पाइका क्या है? पाइका का शब्द अगर देखेंगे लिटरली मीनिंग क्या बनता है,
अगर पाइका को ट्रांसलेट करेंगे तो इट इन उड़िया की लैंग्वेज में इनको वॉरियर्स कहा जाता है। पाइका मींस मिलिट्री। अगर आज भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको इसी तरीके के शब्दों का मिलेगा। अगर कहीं पे आप जाते हैं तो उड़ीसा के अंदर अभी भी ये शब्द यूज किया जाता है। पाइका मींस सिंपली मिलिट्री वाला, पुलिस वाला, जैसे हमारे यहां पे कहा जाता है। दे वर नोन एज अ फ्रीडम फाइटर इन उड़िया। पाइका अखाड़ा आई होप आपने सुना होगा कि बचपन में हम लोगों को अभी भी ऐसे होता है जहां पे बड़े बड़े कुश्तियां की जाती हैं। ये बहुत ताकतवर हुआ करते थे। अब देखिए ना, मैं 8th क्लास के बच्चे को क्या पढ़ा रहा हूं, क्यों? अब ये हो सकता है मे भी यूपीएससी आपसे पूछे कि सर क्लास 8 की एनसीईआरटी में क्यों डाल रहे हैं आप? क्लास 8 की एनसीईआरटी में मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि उस बच्चे को यह पता चले कि हम कितने ज्यादा, क्योंकि उससे जैसे पहले मैं 1857 पढ़ाता था तो उसमें एक चीज पढ़ाई जाती थी कि बंगाली लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर मंगल पांडे की फांसी हो गई, लोग दिल्ली की ओर निकले, वहां पे बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना राजा घोषित किया और हम हार गए। तो बच्चे के मन में रहता था कि हम लोग इतने मतलब सुस्त थे और इतना हम लोग, हमारी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं थी। अगर यही चैप्टर में क्लास 8 के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं तो सोचिए उसके मन में क्या आएगा कि ये कितने बड़े फाइटर हुआ करते थे। पाइका अखाड़ा, देयर स्टाइल ऑफ फाइटिंग कैन बी ट्रेस बैक टू द एंशिएंट। प्राचीन इतिहास के अंदर एक वॉर होती थी, आपको याद होगा, एक बहुत ही कंप्लीट एक मस्त जगह है, दैट इज नोन एज कलिंगा। याद करिएगा, ये वो जगह है जहां पे अशोका ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद अशोका ने बुद्धिज्म को एम्बैरेस कर लिया था। और उनका मानना भी था कि कलिंगा का युद्ध करने के बाद उनका दिल का वो जब उन्होंने खून वगैरह देखा तो उन्होंने कहा कि अब मुझे सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा। सो कलिंगा के अंदर इस तरीके का टेक्नोलॉजी, ये बो एंड एरो का यूज करते थे एंड वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग। और कलिंगा का एक किंग था खारावेला, जो सिस्टम उसने अपनाया था, जैसे वो मारता था या उसने अपनी ट्रेनिंग दी थी, सेम वैसा ही कंसेप्ट आपको यहां पे, अब 2 मार्क्स यहां पे भी निकल सकते कि बेसिकली पाइका का ओरिजिन अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो वो आपको बहुत पीछे देखने को मिलेगा, बहुत पीछे। पाइकास ऑफ ओडिशा वेयर द लैंडेड मिलिटेंट्स हु वेयर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग पुलिस फंक्शन एंड एज वेल एज सेम टाइम एज अ मिलिट्री। किसके लिए करते थे? फॉर द गजपति रूलर। ये याद रखना, ये 2 मार्क्स निकलेंगे भाई। अगर इसमें से 2 मार्क्स नहीं निकले फिर किसी में से नहीं निकलेंगे। मैं ये कहता हूं कि सुहेल तुर्की ये सवाल नहीं आया तो क्या करेंगे आप? आपने कहा सर सवाल नहीं आया, हमने टाइम जाया कर दिया। बट मैं एक चीज आपको बता देता हूं, याद करिएगा 2019 का मेंस का क्वेश्चन था कि बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे रिवॉल्ट हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। यस, प्री में नहीं पूछेगा तो मेंस में नहीं पूछेगा, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज करके आएंगे। सो ये बात तो याद रखिएगा, होपफुली आप इसको इसी तरह याद करेंगे। अब सवाल आता है, दे ऑल्सो एक्टेड एज अ वॉरियर टू हेल्प द किंग ड्यूरिंग द वॉर। दे वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये 3 तरह के होते थे। देखिए यार, ग्रेट हिस्ट्री भी क्या चीज है, कल तक हमें नहीं पता था, आज जब ये हिस्ट्री निकल गई। माना यह जाता है कि ये 3 तरीके से लड़ते थे। पहले वो लोग होते थे जो तलवारों से लड़ते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा था कि भाई, हम कहते हैं ना कि सर मुगल बहुत स्ट्रांग थे, फिर उसके बाद सर एंशिएंट टाइम की डायनेस्टी, तो पाइका बहुत स्ट्रांग थे। पहले वो जो तलवार से लड़ते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रहारीस। ये शब्द याद रखिएगा, ये बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे तलवार चलाने में। उसके बाद दूसरे होते थे जिनको हम बानूस कहते थे। मैच लॉक, एक अगर आप सर्च करेंगे विकिपीडिया पे, मैच लॉक एक गन हुआ करती थी, बहुत पुरानी गन आती थी, बड़ा ही खींच के, बहुत ही लंबी चौड़ी गन होती थी, बड़ी मुश्किल से उसमें से एक फायर निकलता था, फिर कॉक करना पड़ता था, फिर निकलता, बट उसका वजन बहुत ज्यादा होता। कहते हैं कि अकेला बंदा एक चलाता लेता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो वैसे भी खतरा था कि भाई इतने बड़े। और तीसरे जो बंदे थे उनको कहा जाता था धेनिकास, सबसे ज्यादा बेस्ट तीर कमानी जिससे, यानी इनसे खतरनाक तीर कोई नहीं चलाता था। अब मुझे आप बताइए, इतना बड़ा पार्ट हमने क्यों मिस कर दिया? यानी 2021 में हम अपने बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं कि 1857 से पहले भी भारत के अंदर बहुत कुछ था। अब तो चले माशाल्लाह ऐड कर दिया गया। और मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स का कि उन्होंने एटलीस्ट ये सोचा। अभी बहुत है, अभी अगर आप चेक करेंगे तो अभी भी बहुत सारे, क्योंकि हम
जितना कोशिश करेंगे हमें रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है। द किंगडम ऑफ खुदरा हैड ग्रांटेड देम ए रेंट फ्री, क्योंकि ये तीनों लोग उनके लिए काम करते थे, तो कहा कि देखिए बदले में पैसा तो है नहीं, अब हम आपको क्या दें। तो उन्होंने कहा कि सरकार हमें थोड़ी सी जमीन दे दो, हम आप ही के बलबूते पे रह रहे हैं ये वगैरह। तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है ये ले लो, आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं। और बहुत अच्छी एक ट्राइब, एक कम्युनिटी बन गई और पाइका एक बहुत ही बड़ा एरिया बन गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में, याद रखिएगा मैं डेट जो बता रहा हूं ना, बता रहा हूं 1817। अब थोड़ा सा जरा पीछे चले जाइएगा, अच्छा बच्चा जो होगा उसको एक बात समझ में आ गई होगी। इन 1817 इंडिया के अंदर एक बंदा आया था जिसका नाम था जेम्स मिल। क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 लाइन नंबर 1 में इन 1817 जेम्स मिल ने इंडिया का पूरा कल्चर पढ़ लिया था, और फिर लास्ट ही बताया था कि इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, बैकवर्ड है, इनको कुछ पता नहीं। उसको पता चल गया था कि ये वाला एरिया हमारे लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, और इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया गया। अब इनके ऊपर अटैक हुआ, रीजन क्या हुआ देखिए ना, कौन थे, किसके लिए काम करते थे, और इनके ऊपर अटैक क्यों हुआ। इन्होंने अटैक नहीं किया, अटैक करने का यह था कि इन्होंने मना कर दिया कि भाई देखो हम फाइनली आपको ये बता देते हैं कि हम कोई रेंट पे नहीं करेंगे। सून आफ्टर टेकिंग ओवर ओडिशा फ्रॉम द मराठास, आपको याद होगा 1803 के अंदर मराठा लोग भी बड़े कमजोर हो गए, कॉन्फिडरेसी खत्म हो गई। अभी भी मराठास अगर देखेंगे आप लोग तो बहुत बड़ा नाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बीच में भी पेशवा के ऊपर लड़ाई, होलकर अलग हो गए, सिंधियाज अलग हो गए। कहते हैं कि अगर अंग्रेजों को कोई हरा सकता था मुगलों के बाद, अगर किसी के पास इतनी ताकत थी तो वो थे मराठा। लेकिन फिर वही इंटरनल वॉर रघुनाथ राव की भी अपनी चलती रही, पेशवा लोगों के ऊपर पूना के अंदर बैठ के होलकर अलग से लड़ रहे हैं, सिंधिया अलग से लड़ रहे हैं, गायकवाड़ अलग से लड़ रहे हैं, तो उनकी जो कॉन्फिडरेसी थी वो बहुत लूज हो गई, और उसका फायदा मिला था हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरनल। सो हम ये मानते हैं कि हमने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। उनके हारने के बाद जो मराठा का एरिया था वो सारा कैप्चर हो गया, और उड़ीसा भी उनके अंडर हो गया। तो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट एंगर्ड द किंग ऑफ खुदरा, मुकंद देव सेकंड, उस समय किंग हुआ करते थे। उन्होंने बोला भाई देखो आपको मराठाओं के साथ क्या करना था क्या नहीं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इंटरफेयर मत करो, मेरे पास आर्मी है, जो प्रॉब्लम बहुत हो गई, और आप इनके किंग को छेड़ेंगे तो भाई फिर आप समझ लीजिए। तो पाइका को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। His planned revolt in collaboration with Paika was soon discovered by the British and he was turned to be apart। और उसके बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट और इस रिवॉल्ट को अगर आप यूपीएससी ऐसे पूछ ले, the similarities and dissimilarities between the revolt of 1857 and between the Paika rebellion, तो आपको ये बड़ा एक सिस्टमैटिक लग रहा है कि लग रहा है रीजन है, अच्छा खासा रीजन है और होना चाहिए था। Then this spreads all the land from the Paika under the डिस्पोज किंग्स स्टेट। अब उनका एक ही मांग थी कि देखिए आपको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम लड़ाई करना नहीं चाहते, लेकिन ये टैक्स वगैरह हमसे दिया नहीं जाएगा, तो लेट्स कम एक फाइट हो जाए। बिसाइड मनी अदर एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू करेंसी सिस्टम, फिर वही एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट पाइकास का, द हैंड ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, बैन ऑन मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अब यहां पे एक पॉइंट समझिए, गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन 1930 कॉल्ड साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, कि जो साल्ट है वो भारत का अपना है। बेसिकली पाइका लोग तो उसको 1817 के अंदर अपना ही मानते थे और यूज भी करते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी समय उनको कहा कि सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगेगा। ये बड़ी अजीब सी बात थी। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर गिव राइज टू द वाइड सर्विस, और यहीं से उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, एक तो आप जमीन भी ले रहे हो, रिसोर्सेज भी ले रहे हो, अब एक रिवोल्ट करना पड़ेगा। और इसी को हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्लैश है। अब आप कहेंगे कि सर बुक के अंदर तो ये लिखा है कि वीडी सावरकर, जो कि रिसेंटली न्यूज में भी थे, उन्होंने लिखा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द 1857, मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 1857। सो कल यूपीएससी अगर हमसे पूछता है तो हमें क्या लिखना है, तो आपको बैलेंस अप्रोच आंसर करना पड़ेगा कि इट इज नॉट ओनली अबाउट वीडी सावरकर। फिर तो आरसी मजूमदार ने क्या कहा, नीदर इट वाज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नीदर इट वाज अ स्पाई म्यूटिनी। फिर क्या था, फिर तो ये टैक्स रिवोल्ट था। तो कोई फाइनल आपके पास आंसर नहीं है आज तक। अब कोई बंदा ऐसा नहीं है, जो हिस्टोरियन भी नहीं है, जो फाइनली बताए कि आखिर वो क्या वॉर थी। तो हम अलग अलग, कुछ कहते हैं कि वो रिलीजियस वॉर थी,
कुछ कहते हैं कि नहीं सर इट वाज अ स्पॉय म्यूटनी, कुछ कहते हैं कि नहीं इट वाज अ नेशनलिज्म, जबकि नेशनलिज्म इमर्ज ही नहीं हुआ था। नेशनलिज्म इंडिया के अंदर तो आपको याद होगा राजा राम मोहन राय की वजह से आया था। अब स्टार्ट होती है आपकी वॉर। इन 1817 ए स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ 400। अब ये बेटा ये जो एरिया है ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार आपका सवाल यहां से बनने वाला है, उम्मीद तो यही करूंगा। कोन्स फ्रॉम द गोमसर मार्चेड टुवर्ड्स Khorda and declared their intention to free the area called Khorda and Gomasar from the British rule. And this group was joined by the Paikas of Kodra as well. यानी कि राजा के कुछ अपने रिश्तेदार वगैरह उन्होंने कहा कि हम लोग लड़ेंगे, तो पाइका लोगों ने बोला कि हम भी आपके साथ हैं, आज तक आपकी सर्विस में रहे, तो ये कौन सी बड़ी बात है, और लड़ाई होना शुरू होगी। अब पाइका रेबेलियन के अंदर राजा जी खुद भी आएंगे। पाइका रेबेलियन हु वाज नोन एज ए बुक्सी जगबंधु, बहुत बड़ा नाम है। और मुझे तो ये लगता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या सोहेल तुर्की आपको पता था, जगबंधु के बारे में पता था, बट इतना पाइका रेबेलियन के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था मैंने। लेकिन जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हमने तो फिर बहुत बड़ी चीज छोड़ दी थी। तभी मैं कहता हूं कि करंट अफेयर के बिना सर्वाइव कहां कर पाओगे, वही घिसी पिटी बुक पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए ऑल्सो कॉल्ड है पाइका बख्शी, और बख्शी जो वर्ड यूज होता था वो यूज होता था चीफ मिनिस्टर के लिए। एंड द बुक्सी जगबंधु वाज द कमांडर ऑफ द, अब ये वो वाला कमांडर नहीं है मीर जाफर वाला, एक बात ये याद रखिएगा, ये वो कमांडर थे और ये वो भगत खान वाला कमांडर भी नहीं है। 1857 में भी एक कमांडर का नाम हम लिखते हैं, भगत खान था। और जब बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम भगत खान है, वो आपकी मदद करेगा, ये वो वाले नहीं था, रियल कमांडर जिसे कहते हैं। इनकी मिसाल दें तो अच्छा लगता है। और ये गजपति आर्मी के अंडर थे। कोदरा वाज ए किंगडम नियर द पुरी, ये भी एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हो सकता है यहां से। ही वॉज अमंग द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, और आज भी हम इनको फ्रीडम फाइटर, अब कहीं ना कहीं इनका नाम निकल के आया, अब एक बच्चा इनको याद रखेगा। दैट्स वाई यूपीएससी ने 2019 में पूछा था ना कि अगर गांधी ना होते तो क्या भारत आजाद होता, तो मैं तो कहता हूं कि हो ही जाता, अलग अलग लोग थे, इनका नाम लेना जरूरी है। अब शायद उड़ीसा के अंदर इनका अब अगले साल से शायद डे भी मनाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सर क्या फायदा हुआ कुछ, क्योंकि 1857 के अंदर कुछ तो फायदा हुआ था कि 1857 के बाद 1850 का एक्ट मिला था जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसको हारने के बाद या जीतने के बाद आप कह सकते हैं कि हमें एक चीज मिली थी जिसको हम ये कहते हैं कि वाइसराय आ गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया और ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म हो गया। तो इसमें कोई फायदा हुआ, इसमें यह फायदा हुआ कि द रिजल्ट ऑफ द पाइका रेबेलियन वाज डिसहार्टनिंग, कुछ खास नहीं निकला, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। इनको बहुत सारे लोगों को बड़ा दुख होता है ये सुन के कि सेंटेंस ऑफ डेथ। अब याद करिएगा 1857 में एक बंदे को डेथ हुई थी, मंगल पांडे, एंड वी रिस्पेक्ट। यहां तो ये कहता है कि हमारे पास एग्जैक्ट कोई पूरा पता नहीं है कि कितने लोगों को फांसी दी गई। तो भारत कब आजाद हुआ, किसने आजाद किया भारत को? क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये एक समुंदर है। मुझे तो कभी लगा नहीं कि अगर 3, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 नाम भी ले लें तब भी थक जाता है इंसान, नहीं पता चलता है कि कहां से आई है आजादी, इतने लोग। और द रेबल्स इन्वॉल्व वेयर अवॉर्डेड सेंटेंस ऑफ डेथ लॉन्ग टर्म, और बहुत सारे उनको आपने जेल में भेज दिया। अब क्या आप मानते हैं कि कोई नाम है अभी हमारे पास कि कौन थे जिनको फांसी दी गई? सो इट वॉज नॉट ओनली मंगल पांडे, इवन दो वी रिस्पेक्ट, बट इन लोगों को भी याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A commission was appointed by the British official to inquiry into the rebellion। बाद में लास्ट पे वही था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमीशन बिठा देती थी और फिर लास्ट में बोलती थी कि जल्दी से इसका रिजल्ट आएगा। अब खुद सोचिए हमारा कमीशन कब से बैठा है और 2021 में हमने ये स्टार्ट किया, तो वैसे ही उनका भी था। देयर वाज सीवियर अपराइजिंग पोस्ट दैट पाइका रेबेलियन इनिशिएटेड बाय द पीपल फ्रॉम गंदा इन कोई रीजन। द मेजर इशू दैट प्रिवेल्ड पोस्ट द पाइका रेबेलियन वाज द रेवेन्यू पॉलिसी, वी डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज। और लास्ट भी बोला गया नहीं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हिंदुस्तानियों को मारना तो ऐसा हुआ करता था कि जैसे मच्छर मार दिया ऐसा कर दिया, चेंज वगैरह करना है वो तो देखा जाएगा, क्योंकि आप कॉलोनाइजेशन के अंदर थे, आप एक इंपीरियलिज्म के अंदर होते हैं तो आपको बोलने का हक वैसा भी नहीं होता है। और फिर हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी आज़ादी बहुत पहले हुई है, हम 1947 में आज़ाद हुए हैं
अगर आप लोग थोड़ा सा वो इसको वोट चेंज करके देखें कि सर हम आज़ाद कब हुए, क्यों हुए, ये भी न्यूज़ में है ना, आपको मानना पड़ेगा हम आज़ाद बहुत पहले हो गए। आज़ादी उसमें कहा जाता है अब जहाँ डिग्निटी हो, जहाँ बोलने का हक हो। आज हम किस तरीके से खुल के बोल पा रहे हैं ना, इसके पीछे इन लोगों का सेक्रीफाइस। द रेबेलियन प्रोजेक्टेड लॉर्ड जगन्नाथ एज ए सिंबल ऑफ उड़िया यूनिटी। अब सर समझिएगा कि हमारे पास एक बहुत बड़े लीडर का नाम है जिसको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उनका बना। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हम सब, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद इंडिया का डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि बहुत सारे एरिया थे जो उस समय प्लान के मुताबिक ये कहा गया था कि आप लोगों की चॉइस है, या तो आप पाकिस्तान के साथ रहें या आप इंडिया के साथ रहें। लेकिन उनके एक कंसेप्ट जो उन्होंने उठाया था, दैट वाज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, और उन्होंने वो जो पॉलिसी ली थी दैट वाज कॉपी फ्रॉम द बिस्मार्क। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और बिस्मार्क क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा। बिस्मार्क वो थे जिन्होंने जर्मनी को एक किया था, यूनिटी लाई थी, और उसी की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, और यूनिटी के लिए एक स्टैचू भी बन गया। क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये पता है कि बेसिकली, क्योंकि वो तो लेट आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगन्नाथ को उड़िया के आज के तौर पे नहीं, एंशिएंट, अब पीछे भी चले जाइएगा, अब जब ये स्टार्ट हुआ 1870 के टाइम, सिंबल ऑफ उड़िया यूनिटी, पूरे उड़ीसा को एक करके रखा था। तो क्यों ना मैं एक ऐसा वर्ड यूज कर लूं कि क्या सर बिस्मार्क ने सारी चीजें, सॉरी बिस्मार्क नहीं, मैं ये बात कर रहा था इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो कंपैरिजन इतना यूरोप से क्यों? हमारे अपने लोग भी हैं जिन्होंने यूनिटी का प्रमाण दिया है। तो जगन्नाथ को एक सिंबल के तौर पे यूज किया जाए तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से उड़ीसा को एक किया। दो दिस वाज a very bloody rebellion period to be famous revolt of 1857। फेमस नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वहां पे कुछ खास हुआ, फेमस इसलिए हो गया क्योंकि पब्लिकेशन बहुत ज्यादा हो गई, दैट चैलेंज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। इट डिड नॉट अगेन मच पॉपुलैरिटी, इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली उस समय। वही वाली बात है ना कि जो चीज आज मसला है कि मीडिया है, तो उस समय क्या, अब जो चीज चल गई तो चल गई बेटा, आप समझ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि एक ने पढ़ा दूसरे ने पढ़ा तो इसे, लेकिन पाइका रेबिलियन को वो पॉपुलैरिटी किसने नहीं दी वो आप भी समझ लें। अब ये सवाल बन जाता है, बहुत इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई कि कौन थे वो लोग जिन्होंने पाइका को ऊपर नहीं आने दिया। बट माशाल्लाह जो अच्छी चीज होती है उसको समय लगता है बाहर आने में, और आ ही गया, फाइनली हमारे तक पहुंच गया। ऑन द इवेंट ऑफ द 200th एनिवर्सरी ऑफ द रेबिलियन, the descendants of the family associated with the rebellion were recognized and facilitated by the Prime Minister। and अब से ये बात है, हर साल पाइका रेबिलियन को मनाया जाएगा। और अब रिवोल्ट ऑफ 1857 और वो जो दिमाग में था कंपैरिजन करके मैं पढ़ाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल कुछ क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिले। अनअकैडमी लेट्स क्रैक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। और नया है प्लीज बेटा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत कंटेंट है। कीप योर कंटेंट लेस, मोर रिवीजन इज की। एक ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और करंट अफेयर्स को बहुत पढ़िए, क्योंकि उसके बिना मुझे नहीं लगता है कि सर्वाइव, क्योंकि अब देखें पिछले साल से पेपर कोर जो उससे पहले साल के पेपर है उसमें हेल ऑफ डिफरेंस है, और अगर वो डिफरेंस है कोई तो वो करंट अफेयर्स है। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में विद न्यू डाउट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डू शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।